आप सुन रहे हैं मीता गुप्ता का पॉडकास्ट भारत तथा विश्व की लोक कथाएं, जिसमें मैं आपको सुनाती हूँ देश तथा विदेशों की लोक कथाएं, जिन्हें सुनकर आप कुछ पल सुख चैन के जी सकते हैं। जी हाँ, अगर विश्वास नहीं तो सुनकर देख लीजिए। नमस्कार साथियों, आपकी मीत के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज की कहानी NCERT द्वारा प्रकाशित पुस्तक नीति कथाएं से ली गई है, जिसकी लेखिका हैं चित्रा मुदगल। कहानी का वाचन है आपकी मीत गुप्ता, यानी मेरा, और कहानी का नाम है अकृतज्ञता का फल। जेठ की दोपहरी थी। एक बुलबुल अपने नन्हे बच्चों के लिए भोजन लेकर घर लौट रही थी। अचानक उसकी दृष्टि चिलचिलाती धूप से हाल बेहाल एक हाथी पर पड़ी। राहत पाने के लिए हाथी कभी किसी झाड़ी की आड़ में खड़ा हो जाता तो कभी किसी वृक्ष की, किंतु सघन वृक्ष न होने के कारण उसे शीतल छाया नहीं मिल पा रही थी। बुलबुल से हाथी की बेचैनी देखी नहीं गई। वह उड़कर उसके निकट पहुंची और बोली, लगता है गजराज, रास्ता भटक गए हैं। क्या मैं कोई मदद कर सकती हूँ? बुलबुल की सहानुभूति से गदगद होकर हाथी ने गर्दन ऊपर उठाई और बोला, तुम्हारा अनुमान सही है बहन, मैं रास्ता भटक गया हूँ। अब तो पांवों में चलने की भी ताकत नहीं बची। विश्राम की मुझे बहुत आवश्यकता है। क्या तुम कोई अच्छी सी जगह बता सकती हो? बुलबुल ने चहककर कहा, क्यों नहीं, आप मेरे बाग में चलिए। मेरे बाग में ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, वृक्षों की घनी शीतल छाया है, निकट ही एक जलाशय है, बाग भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। कहिए तो ले चलूं। बुलबुल का प्रस्ताव सुनकर हाथी की बाँछें खिल गईं और कहा, नेकी और पूछ पूछ। फिर वह बेसब्र होकर बोला, बुलबुल बहन, प्यास और थकावट से मैं मरनासन्न हो रहा हूँ। तुम्हारा बड़ा उपकार होगा, शीघ्र ही मुझे अपने बाग में ले चलो। बुलबुल ने कहा, मैं आपके कष्ट को समझ रही हूँ। मैं मार्ग दिखाती हुई आगे उड़ती चलती हूँ, आप मेरा अनुसरण करें। बस आधे घंटे में ही हम बाग में पहुंच जाएंगे। हाथी ने उत्तर दिया, ठीक है, और बुलबुल पर आंखें गड़ाए हुए उसके पीछे पीछे चल दिया। जल्दी ही वे बाग में पहुंच गए। बाग क्या था, जैसे स्वर्ग। हरियाली के मनोरम छटा देख हाथी मुग्ध हो उठा। उसने अपने पूरे जीवन में कभी इतनी सुंदर जगह नहीं देखी थी। उसका मन मचलने लगा कि वह हरी मखमल घास पर खूब दौड़े, कोमल कोमल पत्तियों का भोजन करे। आहा, कैसा अद्भुत आनंद प्राप्त होगा, उसने मन ही मन सोचा। पर दूसरे ही क्षण उसे ख्याल आया, इस समय तो वह प्यास से व्याकुल हो रहा है। वह चिरौरी भरे स्वर में बुलबुल से बोला, बहन, इस हरे भरे बाग में लाकर तुमने तो मुझे नया जीवन दिया है। मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ। एक कृपा और करो, मुझे तुरंत जलाशय के पास ले चलो। मैं पहले छककर पानी पीना चाहता हूँ। हाथी का आग्रह सुन बुलबुल ने अनमने से होकर कहा, मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। वे सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। मैं उनका भोजन लेकर जा रही हूँ और जलाशय यहाँ से बहुत दूर नहीं है। रास्ता सीधा साधा है। आप यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर चलते जाएं। थोड़ी देर बाद आपको
एक टूटा फूटा मंदिर दिखाई देगा, बस उसी के पीछे जलाशय है। हाथी बोला, बहन, एक तो मैं खूब थका हुआ हूँ, दूसरी यह जगह मेरे लिए बिल्कुल नई है। मुझे डर है कि अगर मैं अकेला पानी पीने जाऊंगा तो फिर से रास्ता भटक जाऊंगा। अब बुलबुल दुविधा में पड़ गई कि क्या करे। उसे बुरी तरह बच्चों की चिंता सता रही थी। वैसे भी उसे बहुत देर हो गई थी। बच्चों के पास पहुंचने के लिए उसका मन व्याकुल हो रहा था। वह हाथी से बोली, अच्छा ऐसा करिए कि आप इसी जगह बैठकर मेरी प्रतीक्षा करें। बच्चों को खाना खिलाकर मैं यह गई और वह आई। यह सुनकर हाथी ने कहा, तो फिर मुझे अपने साथ ही लिए चलो। तुम बच्चों को भोजन कराना, मैं तब तक थोड़ा सुस्ता लूंगा। बुलबुल उसका आशय भांप गई कि हाथी को उसकी मंशा पर संदेह हो रहा है, तो उसने कहा, चलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बुलबुल फिर आगे आगे उड़ने लगी। हाथी पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद बुलबुल फलों से लदे हुए आम के एक विशाल वृक्ष के निकट ठहर कर बोली, मेरा घर आ गया। इसी पेड़ की डाली पर मेरा घोंसला है। बच्चों को भोजन कराकर मैं अभी आई। तब तक शीतल छाया में आप विश्राम करें। बुलबुल को देखते ही रूठे बैठे बच्चे गुस्सा भूल गए। उससे लिपटकर शिकायत करने लगे कि वह देर से क्यों आई है। भूख से उनकी आंतें कल्ला रही हैं। बुलबुल ने उन्हें खूब दुलराया। फिर हाथी का सारा किस्सा सुनाकर छाया में बैठा हाथी भी दिखला दिया। बच्चे इतना विशाल प्राणी देख अचरज से भर उठे। अचानक बुलबुल का ध्यान अपने सबसे कमजोर बच्चे टिक्कू पर गया। वह ना तो कुछ बोल रहा था, ना ठीक से खा पी ही रहा था। कहीं टिक्कू उससे नाराज तो नहीं है। यह सोचकर उसने टिक्कू को मनाने के लिए जैसे ही गोद में उठाया तो उसकी तपती देह ने चौंका दिया। टिक्कू तो ज्वर से तप रहा था। वह घबरा गई। उसने अपने तीनों बच्चों से कहा, टिक्कू बीमार है, तुम लोग जरा इसका ख्याल रखो। मैं अमरूद के बगीचे में रहने वाले बूढ़े तोते से इसकी दवा लेकर आती हूँ। उसके बच्चे रोने लगे, जिद करने लगे कि अब वह उन्हें अकेला छोड़कर ना जाए। वे सुबह से अकेले हैं। पर बुलबुल ने उन्हें समझाया, अगर वह उनके लाडले भाई के लिए दवा लेने नहीं जाएगी तो वह ठीक कैसे होगा। यह सुनकर बच्चों ने फिर जिद नहीं की। निकलने से पहले बुलबुल का मन हुआ कि वह हाथी को अपनी समस्या से अवगत कराती जाए, लेकिन उसे सुस्ताता देख उसने हाथी को छेड़ना उचित नहीं समझा। अमरूद के बाग से लौटने में उसे काफी देर हो गई। लेकिन यह क्या? दवा लिए जैसे ही वह अपने घर के निकट पहुंची, वहां का दृश्य देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। लगा जैसे वहां भयानक तूफान आया हो और सब कुछ तहस नहस करके चला गया हो। छोटी छोटी झाड़ियां रौंदी पड़ी हुई थीं। वृक्ष उखड़े हुए भूमि पर डहे पड़े थे। फलों से लदा आम का यह विशाल वृक्ष भी उखड़ा पड़ा हुआ था, जिस पर उसका घोंसला था, जहां वह अपने नन्हे मुन्नों को कुछ देर पहले छोड़ गई थी। शोकाकुल बुलबुल चोंच से टहनियां हटा हटा कर अपने बच्चों को खोजने लगी। वह थककर चूर हो गई, पर बच्चे कहीं न मिले। बच्चे मिलते भी तो कैसे? वे तो भारी भरकम शाखों के नीचे दबकर खत्म हो चुके थे। वह सिर पटक पटक कर विलाप करने लगी। उसका करुण रुदन सुनकर आसपास के पक्षी एकत्र हो गए। वे उसे धैर्य बंधाने लगे,
पक्षियों ने ही बताया कि यहाँ ना आंधी आई ना तूफान। यह काम तो एक मतवाले हाथी का है। पता नहीं कैसे और कहां से वह इस बाग में घुस आया। अब तो हम सबका जीवन भी खतरे में है। दुखी बुलबुल सब कुछ समझ गई। उसकी प्रतीक्षा करता हाथी उसे नदारद पाकर क्रुद्ध हो उठा होगा। उसने सोचा होगा कि बुलबुल उसे धत्ता बता गई। बेचारी बुलबुल को क्या पता था कि जिस दुष्ट पर दया करके वह अपने साथ लाई है, वही अविवेकी उसके बच्चों का काल बन जाएगा। वह प्रतिशोध की भावना से भर उठी। उसने निश्चय किया, जिसने उसका सर्वनाश किया है वह उसके प्राण लिए बिना चैन से नहीं बैठेगी। वह सहायता के लिए बाग में पक्षियों के पास पहुंची और बोली, मैं उस दुष्ट हाथी से बदला लेना चाहती हूँ। आप सब मिलकर कोई ऐसा उपाय सोचें जिससे उस हाथी का नाश हो सके। पक्षियों ने कहा, यह बहुत मुश्किल है। क्यों? बुलबुल ने अधीर होकर पूछा। पक्षियों ने कहा, इसलिए कि हम छोटे हैं और वह शक्तिशाली। हम तो उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। यह सुनकर भी बुलबुल हतोत्साहित ना हुई। वह बोली, मेरे विचार से तो अगर हम सब लोग मिलकर अपनी चोंच से हाथी को गोदें तो भयंकर पीड़ा से छटपटाकर वह मर जाएगा। सभी पक्षी बुलबुल का सुझाव सुनकर हंस पड़े और उसे समझाते हुए कहने लगे, यह संभव नहीं है। वह इतनी तेजी से सूंड घुमाएगा कि हम सब घायल हो जाएंगे। बुलबुल निराश हो उठी। उसकी समझ में न आया कि वह क्या करे, किस प्रकार हाथी से बदला ले। एकाएक उसे अपने पुराने मित्र कठफोड़वा की याद हो आई। उसने सोचा, कोई उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। इस मित्र को भी आजमा कर देख लूं। कठफोड़वा के पास पहुंचकर बुलबुल बोली, मैं उस दुष्ट हाथी से बदला लेना चाहती हूँ। बाग के पक्षी मेरी मदद के लिए तैयार नहीं हैं। क्या तुम मेरी सहायता करोगे? कठफोड़वा भी बुलबुल के दुख से विचलित हो उठा। उसे धैर्य बंधाता हुआ बोला, बुल्ली, मैं तुम्हारा शुभचिंतक मित्र हूँ। बुरे समय में जो मित्र एक दूसरे के सहायक नहीं होते, वे मित्रता की आड़ में शत्रु होते हैं। तुम चिंता ना करो। मेरी वीणा नाम की एक मक्खी मित्र है। वह बहुत चतुर है। हम दोनों उसके पास चलते हैं और दुष्ट हाथी से बदला लेने का उपाय पूछते हैं। वे दोनों उसी समय वीणा मक्खी के पास पहुंचे। सारा वृतांत सुनाकर उससे उपाय पूछने लगे। मक्खी ने कहा, मामला गंभीर है। ऐसा करते हैं कि कीरत नाम का एक मेंढक मेरा मित्र है। वह बहुत बुद्धिमान है। हम तीनों उसके पास चलते हैं। वही हमें सही उपाय बता सकेगा। सारी बात सुनकर मेंढक ने शांत भाव से कहा, बुलबुल बहन, चिंता छोड़ दो। हाथी को मारना भला क्या कठिन है? तो बुलबुल ने अचरज से भरकर पूछा, लेकिन इतने बड़े शत्रु से आप कैसे मुकाबला करोगे? मेंढक ने कहा, यह मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं जैसा चाहता हूं वैसा करते चलो। हाथी अपनी मौत ही मर जाएगा। तीनों ने पूछा, हमें क्या करना होगा? मेंढक बोला, पहले उस हाथी को खोज निकालना होगा कि इस समय वह कहाँ है। पता लगते ही हम चारों उस स्थान पर पहुंच जाएंगे। फिर बताऊंगा कि हम में से किसे क्या करना है। बुलबुल ने कहा,
मैं अभी बाग का चक्कर लगाकर बताती हूँ कि वह नीच कहाँ बैठा है। और वह फुर्र से उड़ गई। कुछ देर बाद वह लौट कर आई और उत्साहित स्वर में बोली, हाथी मिल गया। वह बाग की उत्तर दिशा में एक विशाल बरगद के नीचे बैठा हुआ है। मेंढक तीनों को साथ लेकर तुरंत उस स्थान पर आ पहुंचा और गौर से आसपास का निरीक्षण करने लगा। कुछ फरलांग की दूरी पर एक गहरी खाई देख वह प्रसन्न हो गया और बोला, बस काम बन गया। अब ध्यान से सुनो कि किसे क्या करना है। मेंढक ने बुलबुल से कहा, तुमने अपना काम कर दिया। अब आराम से किसी पेड़ की डाल पर बैठकर सारा तमाशा देखो। फिर वह अपने मित्र मक्खी की ओर मुड़ा और बोला, तुम्हें हाथी के कानों में गुनगुनाना होगा ताकि हाथी मस्त हो जाए और अपनी आंखें मूंद ले। फिर उसने कठफोड़वा से कहा, मित्र, जैसे ही हाथी तरंग में आंखें बंद कर झूमने लगे, तुम फुर्ती से उसकी आंखें फोड़ देना। वह अंधा हो जाएगा और पीड़ा से छटपटाता हुआ इधर उधर भागने लगेगा। भागा दौड़ी में वह थककर चूर हो जाएगा। फिर उसे प्यास लगेगी। तब मेरे टर्राने की आवाज सुनकर वह इधर खाई की ओर बढ़ेगा और गहरे गड्ढे में गिरकर मर जाएगा। मक्खी और कठफोड़वा मेंढक की सलाह मानकर काम करने के लिए तत्पर हो उठे। पहले मक्खी हाथी के निकट पहुंची और वीणा की मधुर स्वर लहरी सी उसके कानों में गुनगुनाने लगी। हाथी उसका मीठा स्वर सुन मदमस्त हो उठा। उसने आंखें बंद कर ली। कठफोड़वा तो इसी ताक में था। जैसे ही हाथी ने आंखें मूंदी, उसने अपनी तीखी चोंच से उसकी दोनों आंखें फोड़ दी। पीड़ा से कुलबुलाता छटपटाता हाथी राहत पाने के लिए यहाँ वहां भागने लगा। जब भागते दौड़ते वह बुरी तरह थक गया, तब प्यास से उसका गला सूखने लगा। तभी उसे पास से मेंढक के टर्राने की आवाज सुनाई दी। जलाशय के भ्रम से वह उसी ओर आगे बढ़ा और गहरे खड्ड में गिरकर मर गया। साथियों, ठीक ही कहा है, शक्ति पर घमंड करने वाला अकृतज्ञ अपनी ही मृत्यु का कारण बनता है। देखा साथियों, छोटे छोटे प्राणियों ने कैसे एक विशालकाय प्राणी को मार गिराया। अपने से बड़े शत्रु को हराने के लिए शारीरिक ताकत की नहीं, बुद्धि की आवश्यकता होती है। अभी आपने कहानी सुनी अकृतज्ञता का फल, जो NCERT द्वारा प्रकाशित पुस्तक नीति कथाएं से ली गई थी। वाचन था आपकी मीत का। साथियों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद।